इकराम ने सनसनीखेज निगाहों से मुझे देखा लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। मैं मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग के साथ जाने के मंसूबे के बारे में सोचता रहा। न जाने कैसे वसवसे, न जाने कैसे कैसे ख्यालात मेरे जहन में जागज़ी थे, लेकिन ये फ़ैसला अटल था कि मुझे इज़्ज़त बेग के साथ धामपुर नगीना जाना है। और बिलाखिर दूसरे दिन मैं इज़्ज़त बेग के साथ चल पड़ा। वो बड़े एहतराम के साथ मुझे अपनी कीमती गाड़ी में बिठा कर ले चला। रास्ते तवील थे लेकिन खुश असलूबी से तय हो गए। अच्छा खासा शहर था। शाम के कोई 4:30 बजे थे जब हम मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग की हवेली में दाखिल हुए। वसीओ अरीज़ इमारत थी लेकिन बड़े से फाटक से दाखिल होते ही एहसास हुआ कि हवेली आसेब ज़दा है। उसकी वीरानी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ गैर इंसानी मखलूक का कब्ज़ा है। इहाते में बेशुमार दरख्त थे लेकिन उनके पत्ते सूखे हुए थे। घास के लॉन थे लेकिन पीली और जली हुई घास के। हवेली का बैरूनी हिस्सा भी बदनुमा था। सामने एक और कार खड़ी नज़र आ रही थी। कार की आवाज़ सुनकर एक मुलाजिम अंदर से बाहर निकल आया। कार रुकते ही ड्राइवर और दूसरे मुलाजिम आ गए। इज़्ज़त बेग ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मैंने एक निगाह फिर हवेली के बैरूनी हिस्से पर डाली। आपके यहाँ कितने मुलाजिम हैं मिर्ज़ा साहब? काफ़ी हैं, 6-7 मर्द और 4-5 खवातीन। हर एक के सपुर्द मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं। माली नहीं है? शायद आप ये उजड़े हुए दरख्त और सूखी हुई घास देखकर बात कर रहे हैं। जी, कुछ अरसा कबल ये दरख्त सरसब्ज थे। ये घास आंखों को बहार देती थी लेकिन 7-8 माह से इस पर भी खिज़ां आ गई। दरख्त सूख गए, घास झुलस गई। हालांकि माली ने उस पर जान तोड़ कोशिश की है। ये सिलसिला कितना अरसा कबल शुरू हुआ? आप इसे 10 माह के अरसे की बात समझ लें। तशरीफ़ लाइए। आप इमारत का ये बैरूनी हिस्सा देख रहे हैं। जी, इस पर कोई 3 माह कबल रंग कराया है मैंने। 3 माह में ये फिर ऐसा हो गया। और अंदर की क्या कैफियत है? तशरीफ़ लाइए, मिर्ज़ा साहब ने कहा और मैं सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मगर बड़े हॉल में कदम रखते ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इंतहाई नर्म सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था, विक्टोरियन तर्ज के कदीम स्टाइल के, मगर बिल्कुल नए जैसे सोफे पड़े हुए थे। दीवारों पर सुर्ख पर्दे लटके हुए थे। रंगो रोगन बिल्कुल दुरुस्त था, गोया अंदर का माहौल ठीक है। आप खुद देख लीजिए, ये बैरूनी हिस्सा है, अंदर से तमाम हवेली बिल्कुल दुरुस्त है। शाह बाबा, आप अंदर तशरीफ़ ले चलिए। बेशुमार आरास्ता कमरे हैं यहाँ। आप जहाँ पसंद करें क़याम करें। कोई भी जगह दे दीजिए, चंद रोज़ का क़याम है, इसमें क्या तकल्लुफ़। मैंने कहा। बड़े हॉल के दरवाजे के दूसरी तरफ एक चौड़ी राहदारी थी जिसमें ये 2 रोया कमरों की कतार थी। मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मिर्ज़ा साहब ने खुद दरवाज़ा खोला। निहायत नफीस किस्म की ख्वाबगाह थी, तमाम ज़रूरियात से आरास्ता। ये किसी के इस्तेमाल में है? कतई नहीं। खासे कमरे हैं इस हवेली में। 5 में मुलाजिम रहते हैं, 2 में हम, बाकी खाली हैं। तो फिर ये मेरे लिए दुरुस्त है। बहुत बेहतर। जायज़ा ले लीजिए, किसी शय की कमी हो तो फरमा दीजिएगा। मुलाजिम भी अंदर ही रहते हैं? मैंने कमरे में दाखिल होकर सवाल किया। क्या बताएं शाह साहब, सारा निज़ाम ही उलट पुलट गया। मुलाजमों की रिहाइश गाहें उकबी हिस्से में है लेकिन हमने उनसे साथ रहने की दरख्वास्त की है। ये लोग हमारे सबसे वफादार साथी हैं। यूं समझ लें पुश्तनी। मुलाजमों की तादाद ज़्यादा थी लेकिन जो नए थे वो सब भाग गए खौफजदा होकर। जी हाँ, हम सब ने अपने कमरे बराबर बराबर रखे हैं और सब एक दूसरे की खबरगिरी रखते हैं। जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, आप आंखों से देख लीजिए। अच्छा शाह साहब, सफ़र की थकन हो गई होगी, आराम कीजिएगा। चाय किस वक्त पियेंगे? 1 घंटे के बाद भिजवा दीजिएगा। मुनासिब। इजाज़त, ज़रा अहले खाना को आपकी आमद की खुशखबरी सुना दूँ। मिर्ज़ा साहब बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद एक बार फिर मैंने उस कमरे का जायज़ा लिया। फ़र्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था, इंतहाई मोटे गद्दे की मसहरी थी। दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक मुअम्मर शख्स तलवार लिए खड़ा हुआ था। एक गोशे में मसनूई दरख्त रखा था जिसमें शाखें निकली हुई थी और उन शाखों पर खुशरंग मसनूई परिंदे बैठे हुए थे। गर्ज नफीस माहौल था। दरवाजे के ऊपर में एक खिड़की थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। जहन में बेशुमार ख्यालात आने लगे। इस बार मैं लालच के तहत यहाँ आया हूँ। माहौल का जायज़ा जाहिर कर रहा था कि बात काफ़ी टेढ़ी है। कामयाब हो सकूँगा या नहीं, मेरे यहाँ रहने का अंदाज़ वही था जिस तरह जादू टोनों के आमिल कारोबारी दौरों पर निकलते हैं। देखें क्या होता है। देर तक सोचों में गुम रहा। फिर कुछ उकताहट सी महसूस हुई तो अपनी जगह से उठकर खिड़की का पर्दा सरकाया।
चटखनी खोल दी, खिड़की का पट खोला ही था कि उकब से श की आवाज़ उभरी। फिर जुमला सुनाई दिया, ए हुश, खिड़की मत खोलो, परिंदे उड़ जाएंगे। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा, कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा बंद था। ये आवाज़ कहाँ से आई? अभी इसी तजस्सुस में था कि अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और मैंने बर्क रफ्तारी से पलट कर देखा। मसनूई दरख्त के नकली परिंदे तमाम शाखों से फड़फड़ा कर बुलंद हो रहे थे। फिर उन्होंने खिड़की की सीध इख्तियार की और एक दूसरे के पीछे खुली खिड़की से बाहर निकल गए। अभी हैरत से मुंह खोले ये नाकाबिले मंजर यकीन मैं देख ही रहा था कि तलवार बरदार बूढ़े शख्स की तस्वीर के फ्रेम से बीच में खुलने की आवाज़ आई। फ्रेम खाली हो गया और उसमें नजर आने वाला बूढ़ा तलवार समेत नीचे खड़ा था। मना किया था कि खिड़की मत खोलो, उड़ा दिए ना सारे परिंदे, अब मुश्किल से हाथ आएंगे। उसकी मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी। फिर वो लंबी लंबी छलांग लगाकर खिड़की से बाहर निकल गया। मैं अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। निगाहों के सामने खाली दरख्त, खाली फ्रेम और खुली खिड़की थी। चंद लम्हात हैरान खड़ा रहा, फिर खिड़की से बाहर झांका। बाहर खामोश और सुनसान रात फैलती जा रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर खिड़की बंद कर दी। ये अमल किसी भी इंसान के दिल की हरकत बंद कर देने के लिए काफ़ी था। इसके नतीजे में देखने वाले की हालत ख़राब हो सकती थी, लेकिन मेरी नहीं। ये सब कुछ मेरे लिए एक लम्हे की हैरत तो बन सकता था, खौफ नहीं। चुनाचे मैं वापस आकर मसहरी पर बैठ गया। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग की बात का यकीन तो हवेली में दाखिल होते ही हो गया था। तस्दीक अब हो गई थी। मुझे अब ये सोचना था कि मुझे इन नापाक रूहों के खिलाफ क्या अमल करना चाहिए। जहन पर एक तरह का जनून सवार था। ये एहसास भी था कि मैं ज़ेरे अताब ना सही, कम अज़ कम नापसंदीदा निगाहों से देखा जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे इस हवेली में कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ करना चाहता था। दिल में एक सुकून था, एक फरियाद थी जो ना अल्फाज बन सकती थी ना जामे सोच। बस एक रोया रोया सा एहसास था, जैसे किसी ने बेइतनाई की हो, जैसे किसी मन चाहे ने नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी हो। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। फिर मसहरी पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं। जो कुछ हो चुका था वो कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं भला उससे क्या खौफजदा होता। बंद आंखों में नींद ने बसेरा कर लिया। शायद सफ़र की थकन थी जिसने निढाल कर दिया था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। आंखें फाड़कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? आ जाओ। मुलाजिम चाय लाया था। उसने बर्तन मेरे सामने रख दिए। मिर्ज़ा साहब कहाँ हैं? मैंने पूछा। कौन मिर्ज़ा? मुलाजिम हैरत से बोला। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग। मैंने उससे ज़्यादा हैरत से कहा। कौन मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग? मुलाजिम ने उसी अंदाज में कहा और मैं चौंक पड़ा। मैंने घूर कर उसे देखा तो अचानक ही मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा। मुलाजिम की सूरत जानी पहचानी थी। वो नादिर हुसैन की हूबहू तस्वीर था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, नादिर हुसैन? तुम? कौन नादिर हुसैन? न जाने किस किस का नाम ले रहे हो। बात ही उल्टी हो रही है। हम तो चले। मुलाजिम दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैं उसकी तरफ लपका। सुनो तो नादिर हुसैन, सुनो तो। मगर मुलाजिम ने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। मैं बर्क रफ्तारी से दरवाजे से बाहर निकला और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ताहद्दे निगाह खामोशी और सन्नाटे का राज था। कुछ देर हैरान खड़ा रहा, फिर ठंडी सांस लेकर वापस अंदर आ गया। बहुत अजीब, बहुत पुरअसरार वाक़यात थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नादिर हुसैन ही था, आवाज़ तक वही थी। अब एहसास हो रहा था, मगर बिल्कुल बदला हुआ, पहचाना ही नहीं जा रहा था। चाय के बर्तनों पर नज़र डाली तो फिर शुशदर रह गया। चायदानी, शक्करदानी और दूध का बर्तन था, लेकिन चाय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता बर्तनों के दरमियान एक चमकदार खंजर रखा हुआ था जिसमें 10 इंच का फल था। उसका और उस पर निहायत खूबसूरती से दरूद पाक कंधा किया गया था। दिल को एक धक्का सा लगा। हाथ बेख्तियार आगे बढ़े और बड़ी अकीदत से वो खंजर मैंने अपने हाथ में उठा लिया। दरूद पाक पढ़ा, दिल रोशन हो गया। एकदम से सारे बोझ दिल से हट गए। सब कुछ गलत हो सकता है, हर चीज़ फरेब हो सकती है, लेकिन ये किसी तौर धोखा नहीं हो सकता। आंखें भर आईं। अचानक तन्हाई दूर हो गई। अचानक बेकसी का एहसास खत्म हो गया। उसी वक्त दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से उस मताए बेबहा को सीने के करीब छुपा लिया। आ सकता हूँ? दरवाजे से इज़्ज़त बेग की आवाज़ सुनाई दी। तशरीफ़ लाइए। नूरे चश्मी कुदसिया बानो भी साथ हैं। आओ बेटी। एक पैकर शबाब अंदर आ गई। सादा लिबास मगर हुस्ने सादा भी निहायत पुरकार। कुदसिया नाम है इसका। बड़ी बेटी है मेरी शाह बाबा, आपके कदमों में आई है।
इज्जत बेग ने कहा। फिर चाय के बर्तनों को देखकर बोले, चाय ही ली है क्या? मगर वो अहमक तो कुछ और ही कह रहा था। कौन? मैंने पूरे तमाद लहजे में कहा। निगाह कुत्सिया पर पड़ी। वो बड़ी मीठी निगाहों से मुझे देख रही थी। शरफू है उसका नाम। कह रहा था कि चाय लेकर जा रहा था कि किसी ने बर्तन हाथ से छीन लिए। अभी अभी तो खबर दी है उसने। इधर ही आ रहा था। ठीक कह रहा है, बर्तन आए तो हैं मगर चाय से खाली। मैंने बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा। देख लिया आपने, ये होता है यहाँ दिन रात। और तो कोई वाकया नहीं पेश आया? मिर्ज़ा साहब ने कहा। कोई ख़ास नहीं, बस इस पेड़ के परिंदे उड़ गए। इस फ्रेम में जो था वो इन परिंदों को पकड़ने निकल गया, मैंने कहा। और मिर्ज़ा इज्जत बेग अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगे। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोले, चलिए अच्छा हुआ आपने अपनी निगाहों से देख लिया। यही होता है इन बच्चों के साथ। आप तो दिल के मजबूत हैं, ऐसे वाक़यात बहुत देखे होंगे आपने। मगर ये बच्चे, ये तो डरते हैं। क्यों कुत्सिया? मिर्ज़ा साहब ने बेटी की तरफ देखा और मेरी नज़र दोबारा उसकी तरफ उठ गई। वो उन बातों से बेनियाज सिर्फ मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसका चेहरा भी जाना पहचाना लगा। कहाँ देखा है ये चेहरा? फिर मुझे पूर्णिया याद आ गई, जो भूरिया चरण के एक अमल के तहत मुझ पर मुसल्लत हो गई थी। ये चेहरा उन जैसा था। मैं चौंक सा पड़ा। मैं खुद चाय लेकर आता हूँ। मिर्ज़ा इज्जत बेग अपनी जगह से उठे तो मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं मिर्ज़ा साहब, अब ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। शाह साहब नाराज़ हो गए हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? मैंने जल्दी से कहा। मैं आपको बता चुका हूँ, आपने चंद लम्हे यहाँ गुजारे हैं। मुझे देखिए, मुसलसल इन्हीं हालात से गुजर रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरी बच्चियाँ हर लम्हा खौफ का शिकार रहती हैं। मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। ज़िंदगी मुसलसल अजाब बनकर गुजर रही है। मिर्ज़ा इज्जत बेग की आवाज़ भर्रा गई। फिर वो उठ गया। चाय लाता हूँ। अब मैं उसे रोक नहीं सका था। वो बाहर निकल गया। उसकी बेटी बैठी रह गई थी। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो वो पहले की मानिंद मुझे देख रही थी। आप लोग बहुत खौफजदा रहते हैं इस घर से? नहीं तो। वो जैसे मेरे ही सवाल की मुंतज़िर थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा। मतलब तो कुछ भी नहीं, उसने कहा और हंस पड़ी। मगर आपके वालिद तो यही कह रहे थे आपके सामने। वालिद? कौन वालिद? उसने फिर उसी अंदाज में कहा और मैं बौखला गया। मिर्ज़ा साहब की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं करोगे? वो दिलावेज अंदाज में बोली। आपका मतलब क्या है? सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें। मेरा कमरा इस कमरे की आखिरी कतार के दूसरी तरफ है। तुम्हें उससे सुर्ख रोशनी जलती नजर आएगी। जब रात ढले, जब चांद आधे आसमान पर आ जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। बाट तकूंगी, दरवाज़ा खुला रखूंगी, आना ज़रूर। वो उठ गया। मैं उसे रोक ना सका था। दरवाजे पर रुककर उसने गर्दन घुमाई, मुझे देखा। उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी। वो मुस्कुराई और उसमें कोई शक नहीं कि उसकी मुस्कुराहट होश छीन लेने वाली थी। फिर वो बाहर निकल गई। मैं चकरा कर रह गया। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा। न जाने क्यों इसमें मायूसी का एहसास बेदार होने लगा था। मैं दौलत के लालच में इज्जत बेग के साथ आ गया था, ये सोच कर के अगर इसका काम हो गया तो जो कुछ इससे मिलेगा उसे शमसा के हवाले कर दूंगा। फैज़ान इससे एक नई जिंदगी का आगाज़ करेगा और मेरे दिल को सुकून हो जाएगा कि मेरी बहन एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो सब कुछ नहीं हो सकेगा जो मैं चाहता हूँ। गुनाह है, लज्जत सा होता जा रहा था। हालांकि मिर्ज़ा इज्जत बेग बता चुका था कि आसेब यहाँ हंगामा आराइयाँ कर रहे हैं और ये सब कुछ उनके ताबे है। मुझे यही महसूस हो रहा था। अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन बस एक मायूसी का एहसास खुद ब खुद मेरे दिल में उतरता चला जा रहा था। कुछ देर के बाद इज्जत बेग वापस आ गया। चाय के बर्तन वो अपने हाथों में उठाए हुए था। उसने वो बर्तन मेरे सामने रखे और फिर इधर उधर देखता हुआ बोला, अरे ये कुत्सिया कहाँ चली गई? पता नहीं, बस उठकर चली गई, मैंने कहा। मिर्ज़ा इज्जत बेग ने ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोले, वो सब आसेब ज़दा हैं। ये घर मुकम्मल तौर पर आसेब ज़दा है। हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। जिस्मानी तौर पर हम इसी घर में तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन जहनी तौर पर आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा शाह साहब, सबकी यही कैफियत है और मेरा दिमाग चटकता रहता है। आप चाय पीजिए। नहीं मिर्ज़ा साहब, आप यकीन कीजिए, बिल्कुल हाजत नहीं। मैं तो मना कर रहा था आपको, आपने खुद ही जहमत कर डाली। बहरहाल मिर्ज़ा साहब, मैं इस पूरे घर का जायज़ा लूँगा। रात हो चुकी है, आप अपने मशागिल जारी रखिए। आपके अहले ख़ानदान से भी मुलाकात करूँगा और उनसे भी जो आपको परेशान किए हुए हैं। शाह साहब, बात इतनी ही नहीं है कि आप हमारी मदद करेंगे।
बल्कि यूं समझ लीजिए कि चंद इंसानी जिंदगियां इस वक्त आपके रहमो करम पर हैं और आपकी काविशें उन्हें नई ज़िंदगी से रूशनास करा सकती हैं। वरना सच्ची बात यह है कि हम नीम जान हो गए हैं। आप चाय पी लेते तो अच्छा था, हालांकि वक्त वाकई हो चुका है काफ़ी। रात के खाने में भी देर नहीं रह गई। शाह साहब, आप ये फरमाइए कब से काम शुरू करेंगे? आज ही रात से मिर्ज़ा साहब। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। नहीं, आप अपने कमरों में महदूद हो जाएं। हाँ, ज़रा मुलाजमीन को भी हिदायत कर दीजिएगा कि मेरी कार्रवाइयों में रोक टोक ना करें। कहाँ शाह साहब, बस रात का खाना तो जल्दी खा लिया जाता है हमारे यहाँ, और इसके बाद ये बेचारे बच्चे, ये कुछ मुलाजिम बस रिवायती तौर पर अपनी वफादारियाँ निभा रहे हैं। अपने अपने कमरों में जा घुसेंगे, सभी खौफजदा हैं। मैंने उन्हें न जाने किन किन अल्फाज में तसल्लियाँ दी हैं और कहा है कि ये मुसीबत दूर हो जाएगी। आप इत्मीनान से अपना काम कीजिएगा। ठीक है, आप मुतमईन रहें। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग खुद ही चाय के बर्तन लेकर चला गया और मैं एक ठंडी सांस लेकर गहरी सोचों में गुम हो गया था। बहुत देर तक ख्यालात में डूबा रहा। इसके बाद जहन उस खंजर की जानिब मुतवज्जो हो गया जो मेरे लिबास में महफूज था। मैंने इधर उधर देखकर खंजर अपने लिबास से निकाला और उस पर कुनंदा दरूद शरीफ का जायज़ा लेने लगा। बहुत हसीन खंजर था और उसके बारे में एक लम्हा भी ये सोचना कि इसमें कोई ऐसी वैसी बात है मेरे लिए गुनाह अजीम था। दरूद पाक उसका मुकम्मल जामिन था और इसके अलावा कोई ज़मानत मुझे जीते जी दरकार नहीं थी। पहले दिल की जो कैफियत थी अब नहीं रही थी। अब तो बड़ा एतमाद हो गया था और ये भी यकीन कि जो मकसद मेरे दिल में है वो पूरा हो या ना हो, लेकिन कम अज़ कम यहाँ मेरी ज़बरदस्त मौका आराई रहेगी और उसका नतीजा बेहतर ही निकलेगा। फिर खूब रात हो गई। वक्त का सही अंदाज़ा नहीं कर पाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने चौंक कर देखा। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग एक मुलाजिम के साथ आया था। मुलाजिम ने हाथों में ट्रे पकड़ी हुई थी और मिर्ज़ा साहब हाथों में पानी का जग और गिलास लिए हुए थे। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप क्यों जहमत कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब? रहने दीजिए शाह साहब, शर्मिंदगी की आखिरी हद को पहुंचा हुआ हूं। अगर इस घर का माहौल इतना गैर यकीनी ना होता तो क्या एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ यकजा बैठकर खाना ना खाया जाता? मगर क्या करूं, मेरे बस की बात ही नहीं है। बराहे करम जो दाल दलिया मुहैया कर सका हूं, हाजिर खिदमत है, कबूल फरमाइए। मैं शुक्रगुजार हूँगा। बेहतर है, रख दीजिए। मुलाजिम ने ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। मिर्ज़ा साहब बोले, तो फिर इजाज़त, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर किसी और शय की हाजत हो तो बराहे करम बाहर तशरीफ़ लाकर किसी को आवाज़ दे लीजिएगा। अच्छा। मिर्ज़ा साहब ने मुलाजिम को इशारा किया और बाहर निकल गए। मैंने एक नज़र उस ख्वान पर डाली जिस पर ख्वान पोश ढका हुआ था। जग के पानी से हाथ धोए और फिर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। भूख तो लग ही रही थी, खाना भी खाना था। चुनाचे ख्वान से ख्वान पोश हटाया। बहुत ही उम्दा खुशबू उठ रही थी उस काब से जिसमें सालन था। बराबर में 3 खमीरी रोटियां रखी हुई थीं, सलाद भी था। सादा सा खाना फिरनी के 2 प्यालों के साथ ट्रे में सजा हुआ था। साथ ही प्लेट और चमचा भी रखा हुआ था। मैंने सामने बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और काब का ढक्कन उठा दिया। भुना हुआ गोश्त था, खासी मिकदार में था, लेकिन अभी मैं चमचा हाथ में लेकर सालन निकालने ही वाला था कि बोटियों में हलचल सी महसूस हुई और मेरा हाथ रुक गया। मैं फटी फटी आंखों से सालन की उस काब को देखता रहा। यूं लग रहा था जैसे बोटियों के नीचे कोई चीज़ फड़फड़ा कर ऊपर आना चाह रही हो। और फिर मैंने बहालत होश में उल्लू के सर को सालन में से नमूदार होते हुए देखा। वो बार बार फड़फड़ा रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं। दूसरे लम्हे उल्लू का ये सर काब से फुदक कर ट्रे में आ गिरा और उसके बाद ट्रे से नीचे ज़मीन पर उसके साथ छींटें सी बुलंद हो रही और ये छींटें धब्बे लगाती हुई एक सिमत को जा रही थी। फिर अचानक ही उल्लू का ये सर कई फीट ऊंचा बुलंद हुआ और उस खुली खिड़की से बाहर निकल गया जिससे परिंदे और तस्वीर वाला आदमी बाहर निकल भागा था। मैं पहले ही कई कदम पीछे हट गया था और ये मंजर अजीब निगाहों से देख रहा था। सर के गायब हो जाने के बाद सुकून छा गया। सालन की लजीज तरीन खुशबू फिजा में फैली हुई थी और मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। ये रम्ज मेरी समझ में नहीं आ सका था। वही आसेब, वही अंदाज। उस हवेली के मकीनों ने मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ये मंजर देखने के बाद तो और भी लुत्फ आ गया था। भला अब इस बात की क्या गुंजाइश थी कि मैं एक भी लुकमा तोड़ सकूं।
मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को अगर आवाज़ देकर उस बारे में बताता तो वो बेचारा क्या करता सिवाय अपने दुखों का रोना रोने के। लेकिन ये सारी चीज़ें वाकई काबिल गौर थीं और अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे कहाँ से अमल करना चाहिए। भूख बेशक लग रही थी, लेकिन अब इस वाक़ये के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं खाए पिए बगैर गुजार सकता हूँ। काम शुरू कर देना चाहिए। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को इस सिलसिले में परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। काब का ढक्कन वापस उसकी जगह पर रखा और खानपोश उस पर डाल दिया। ट्रे उसी जगह रहने दी थी और उसमें से कुछ फासले पर जाकर मैं बैठ गया। इस वाक़या को भी मैंने उन वाक़यात से ही मुंसलिक समझा था जो यहाँ चंद घंटे क़याम के दौरान पेश आ चुके थे। पै दर पै शरारतें हो रही थीं और इन शरारतों में बड़ी हैबतनाक कैफियत थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका कि मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग अब दोबारा मेरे पास आएगा या जैसा कि उसने मुझे बताया वो भी दूसरे लोगों की मानिद अपनी ख्वाबगाह में जा छुपेगा। दर हकीकत उस भयानक माहौल में जहाँ इतनी सी देर में इतने सारे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात पेश आ चुके थे, ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखना एक मुश्किल काम था। बड़ी बात थी कि वो लोग होशो हवास के आलम में यहाँ रह रहे थे। बहुत देर गुजर गई, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपनी जगह से उठ गया, खुली खिड़की बंद की और फिर दरवाजे से बाहर निकल आया। हवेली शहर खामोशा बनी हुई थी, कहीं जिंदगी के आसार नहीं थे। कदमों की हल्की सी चाप भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। सन्नाटे चीख रहे थे, दिल की धमक कनपटियों में महसूस हो रही थी। पेच दर पेच राहदारियों और कमरों का सिलसिला फैला हुआ था। बंद दरवाज़ों की कतारें मध्यम रोशनी में नज़र आ रही थीं। मैं उनके दरमियान किसी आवारा रूह की मानिद भटकने लगा, इधर से उधर, उधर से इधर। किसी भी कमरे में रोशनी नहीं जल रही थी। गालिबन मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग के अहले ख़ानदान भी रोशनी बुझाकर सोने के आदी थे। वाकई इस माहौल में क्या बीत रही होगी उन पर। ज़िंदगी यहीं गुजार रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आम दिल गुर्दे वालों का काम नहीं था। ये लोग अगर इस माहौल के आदी ना हो गए होते तो कलेजा फट जाता इनका यहाँ पर रहने के बाद। लेकिन इंसान की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि वो वक्त से लड़ना सीख लेता है और हालात कैसे ही भयानक क्यों ना हो, बिलाखिर उसे उनमें से गुजरने की आदत पड़ ही जाती है। कोई 15 से लेकर 20 मिनट तक मैं उस हवेली के मुख्तलिफ गोशों में चकराता रहा। हर लम्हा इस बात का खदशा था कि अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। फिर मेरी ये तवक्को भी पूरी हो गई। अचानक ही मेरे उकब में एक कमरा रोशन हुआ और साथ ही सन्नाटे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ किसी बॉम्ब के धमाके की मानिद महसूस हुई। मैं चौंक कर पलटा। दरवाजे से रोशनी बाहर फूट पड़ी और उस रोशनी में एक साया उभर रहा था। फिर वो साया बाहर निकल आया। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग था। दरवाजे ही में रुककर मुझे देखने लगा और फिर आहिस्ता से बोला, अंदर आ जाइए शाह साहब, ये मेरा कमरा है। गालिबन आपने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं खामोशी से वापस पलटा और मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग के करीब पहुंच गया। वो दरवाजे से वापस अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे ही पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो इज़्ज़त बेग जल्दी से पलटकर दरवाज़ा बंद करने लगा और उससे कमर लगाकर खड़ा हो गया। कमरे में नंगा फर्श था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वहाँ पर जिस पर बैठने या आराम करने की जगह हो। दीवारें भद्दी और बगैर प्लस्तर के थीं। फर्श का प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। मैंने मुतहय्यराना निगाहों से इज़्ज़त बेग को देखते हुए कहा, ये आपका कमरा है मिर्ज़ा साहब? आप ही का है महाराज। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग का लहजा एकदम बदल गया और फिर मैं चौंक पड़ा। महाराज? पदम पर धाई महाराज, ज्ञानी व्यानी आकाश के रहने वाले। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, मिर्ज़ा साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने हैरानी से कहा और मिर्ज़ा के हलक से एक भयानक कह कहा निकला, आप बिल्कुल ठीक है महाराज प्राण प्रधानी। आप ये क्या कह रहे हैं? कह नहीं रहे हैं महाराज, समझा रहे हैं आपको। हवेली के भूत पकड़ने निकले हैं महान प्राण प्रधानी। क्यों, यही बात है ना? मैं सहमी हुई सी निगाहों से मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को देखने लगा। एक नया ख्याल मेरे जहन में आया था और मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने दोबारा से एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, बहुत चालाक हैं आप महाराज, बहुत बड़े देवता हैं, महान हैं, मगर श्री शंखा के सामने आकर आपने अच्छा नहीं किया। महान शंखा अगर खंडोला बन जाता तो आपका क्या जाता महाराज? आपकी चालाकी उसे जगह जगह रोकती रही है और आपने उसे अपना इतना बड़ा दुश्मन बना लिया है। हालांकि श्री शंखा के दास जीवन में मज़े ही मज़े करते हैं। पता नहीं आप कैसे इंसान हैं, एक लकीर पकड़े हुए बैठे हैं जिसने आपको कुछ नहीं दिया। हरि प्रधान परिथारी महाराज,
तुम कौन हो? मैंने एक अजीब से लहजे में पूछा। श्री शंखा का दास, उनका एक मामूली सा सेवक। तुम इज्जत बेग नहीं हो?